जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। भैया, लास्ट सेशन में हमने क्या करा था? कॉन्सेप्ट नंबर 3, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, या फिर आप इसे कह लीजिए परफॉर्मेंस रेशियो। इसके 4 रेशियो आते हैं इस हेड के अंदर, वो चारों के चारों अपन ने कवर कर लिए थे। ठीक है भैया, आज की क्लास में आखिरी रेशियो करना है अपने को, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल है। भैया, टिपिकल तो हमें लगता है कि सारे ही थे। थोड़ा 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 करके हमने देखा कि भैया टिपिकल तो सारे ही लग रहे थे। नहीं बच्चों, आप एक बार अगर फॉर्मूलों को डिराइव करना सीख जाओगे, मैं याद नहीं कह रहा, अगर आप एक बार फॉर्मूलों को डिराइव करना सीख जाओगे ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं लगेगा, कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं लगेगा। तो भैया आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बनाओ कॉन्सेप्ट नंबर 4 और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। फिर सीएफएस भी करनी है अपने को। लास्ट चैप्टर अपना वही है, सीएफएस इस बुक का। चलिए, कॉन्सेप्ट 4 लिखेंगे आप लोग, और इसके आगे लिखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये लास्ट वाला टर्नओवर था, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। ठीक है, ये इकलौता ऐसा रेशियो है जिसपे 5 रेशियो आते हैं, जिसके हेड के अंदर 5 रेशियो आते हैं। बाकी अगर आप बात करेंगे भैया टर्नओवर वाले में, उसमें भी 4 आते हैं। इससे पहले वाले सॉल्वेंसी वाले बात करोगे तो उसमें भी 4 आते हैं। लिक्विडिटी वाले में तो 2 ही आते हैं भैया। कौन-कौन से? करंट और लिक्विड वाले। तो भैया उसमें 2, 4, 8, मतलब मैं कहूँ आपसे कि 10 रेशियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 5 आज की क्लास में करेंगे। भैया सबसे पहले ना, मैं आपको 3 ऐसे रेशियो करवा रहा हूँ और उनको एनालाइज़ भी करवा रहा हूँ कि जो आपको बेहद आसान लगेंगे, जो बेहद आसान लगेंगे और जिसमें अपने को मेहनत नहीं करनी। आ जाइए, पार्ट 1 लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कई बच्चे तो हंस रहे होंगे, भैया ये तो हमें अच्छे से आता है। इसमें कुछ नहीं करना भैया, इसका फॉर्मूला है जीपी अपॉन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनटू 100 और ऑब्वियसली ये प्रॉफिट में, ये परसेंटेज में आता है, भैया एक और लिखो, फिर बात करते हैं। ठीक है, पार्ट 2, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ नेट सेल्स, या इसे नेट सेल्स ही तो कहते हैं, इनटू 100। अब इन दो को पहले समझ लो, फिर अपन आगे की बातें करेंगे। भैया सुनो, आप या फिर जीपी रेशियो निकालो या फिर एनपी रेशियो निकालो। भैया डिवाइड में डिनोमिनेटर हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बता के आया था, पता नहीं आपने नोटिस करी या नहीं करी। अगर किसी भी प्रॉफिट रेशियो के आगे कुछ नहीं बोला हुआ, मींस ऐसा दे दे जीपी 25%, नेट प्रॉफिट 20%, तो अपने को हमेशा वो मानना होता है कि वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अगेंस्ट दे रखा है या फिर सेल्स के अगेंस्ट दे रखा है। मींस अगर जीपी बोल दिया 20% और कुछ नहीं बोला है, तो वहां मुझे अपना दिमाग चलाकर ये बात समझनी पड़ेगी कि ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि भैया वो जो जीपी है ना, वो सेल्स के रिस्पेक्ट में दे रखा है, वो जो नेट प्रॉफिट है वो सेल्स के रिस्पेक्ट में दे रखा है। कभी भी मैं कॉस्ट तभी मानूंगा जब क्वेश्चन में वो प्रिस्क्राइब्ड होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, तभी मैं अगेंस्ट कॉस्ट मानूंगा। अदरवाइज हर केसेस में वो क्या होगा, वो हमेशा सेल्स में होगा। ठीक है, अब भैया जीपी कैसे निकालना है? आपको पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर आप जैसे ही सीओजीएस माइनस कर दोगे, तो जो निकल के आता है वो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो आपका क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। भैया बट नेट प्रॉफिट के लिए ना आपको कुछ चीजें पता है कि भैया जीपी में क्या होता है कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, सैलरी, कैरिज आउटवर्ड, भैया ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी ये होते हैं ना थोड़े बहुत, यानी कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, ये सारे के सारे मैंने अभी 11 से रिलिंक करके बता रहा हूँ। मैं इस वाली बैलेंस शीट, इस वाले पीएनएल से तो मैं करा ही दूंगा, एसपीएल से मैं अभी 11th का बेस ले रहा हूँ। तो भैया वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होते हैं। तब जीपी में से सारी चीजें रिड्यूस होकर क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट, पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट। बट मैं आपसे कहूं, इन दोनों रेशियो के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा मेहनत नहीं कर रही। जीपी आपको दे रखा होगा, एनपी आपको दे रखा होगा। नहीं दे रखा होगा तो मैंने वो जो 1/4 और 1/3 वाला कराया था ना, कि भैया कॉस्ट से सेल्स पे जाना है तो क्या करना होगा, सेल्स से कॉस्ट पे जाना है क्या करना होगा, लास्ट क्लास में। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है कि भैया कैसे कैसे निकालेंगे, और मैंने शायद आपको बहुत सारी चीजें उसमें बता दी थी। एक बार ना मैं आपकी नजर करवा देता हूँ उस पे, कि ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भैया वो हम कर चुके हैं। आइए देखो, एक तो ये करा था, इसको मैं रिपीट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, आप आइए, मैंने आपको ये लिखवाया था सीओजीएस का फॉर्मूला। ठीक है, सीओजीएस में जैसे ही प्रॉफिट ऐड करोगे आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। अब एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो बहुत सिंपल होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन ने कुछ दे रखा है तो। भैया दूसरा मैंने बताया था ये वाला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंटरी, किन तीन चीजों का? भैया स्टॉक इन ट्रेड का, फिनिश्ड गुड का, डब्ल्यूआईपी का। भैया रॉ मटेरियल का क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं बात कर चुका था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऑलरेडी रॉ मटेरियल आपका आ चुका होगा। भैया प्लस क्या करना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन फॉर्मूलों को अगर आप लगाना जान गए तो भैया ये दो रेशियो आपके आराम से निकल जाएंगे। इन दो पे मैं बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके इनके सारे, अभी पर मैं इन पर ज्यादा आपकी ना चिंता वितरण नहीं करना चाहता, कुछ भी ज्यादा बात विचार नहीं करना चाहता, ठीक है? चलिए इन दो को हटाते हैं, आगे आइए। भैया मीन्स इनके क्वेश्चंस आप अगली क्लास में कराने वाले हैं क्या? भैया पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं होता तो मैं कराऊंगा, ठीक है? इस पूरे सेशन में ना मैं बेसिकली फॉर्मूले ही एनालाइज करने वाला हूं आपके साथ, क्योंकि ना मुझे फॉर्मूले में कुछ बताना है। भैया ऐसा क्या बताना है? बताऊंगा। पार्ट 3, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में आरओआई, शॉर्ट में आरओआई, ठीक है? या इसका फॉर्मूला भी इजी है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 नेट प्रॉफिट। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक चीज हम गलत कर रहे हैं इसमें, बिल्कुल सही लिखा है हमने, बट यहाँ नेट प्रॉफिट हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी। तो जाना, न्यूज नहीं देखनी अपने को भी। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, चलो मैं ऐसे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ये आता है आपका इसमें। सेम वी एनालाइज्ड, लिखो लिखो, सेम एज वी एनालाइज्ड इन आईसीआर। भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का किसी को फॉर्मूला याद आ रहा है? भैया हमें, हाँ हमें याद आ रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट इनटू 100 नहीं करना होता, वो टाइम्स में आता है। आईसीआर आपका पहला ऐसा रेशियो था जो टाइम्स में आ रहा था। इसके ऊपर क्या रख रहे थे आप लोग? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट का मतलब एक ही हो गया। अगर मैंने बिफोर इंटरेस्ट बोल दिया है, दैट मींस वो बिफोर टैक्स ऑलरेडी है, क्योंकि भैया पहले मैं टैक्स एड बैक करूंगा तभी तो मैं इंटरेस्ट करूंगा। तो भैया इसको लिखा क्या जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि पहले टैक्स करेंगे फिर इंटरेस्ट करेंगे। बट यहां पर एक और वर्ड यूज कर दिया जाएगा, डिविडेंड। मतलब मैं आपसे कहूं, यहां पर जो मैंने उस एक्सरसाइज में आपको बताया था पैट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां पर ना कई बार क्या होगा, पैट का बैलेंस मान लो यहां पर 10 लाख है। अब इसमें से उन्होंने डिविडेंड भी दे दिया होगा, लेट से उन्होंने डिविडेंड दे दिया कितने का? 2 लाख का। तो भैया यहाँ 8 लाख बचा होगा आपका बैलेंस। भैया आपका बैलेंस शीट में 8 लाख बैलेंस बचा होगा। तो अपने को अब क्या करना है, एक कहानी और ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड गिवन है, अगर क्वेश्चन में डिविडेंड गिवन है और डिविडेंड सेट ऑफ हो चुका है, यानी कि पे कर चुके हैं, पेबल वाला नहीं, पे कर चुके हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ क्वेश्चन एक साजिश करेगा, पैट तक नहीं रुकेगा। टैक्स बांटने के बाद वो क्या करेगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे देगा। अगर उसने वो डिविडेंड दे दिया है तो हम उसको ऐड बैक करेंगे, फिर टैक्स को ऐड बैक करेंगे और टैक्स के बाद हम इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे, जैसा सेम हमने आईसीआर वाले में करा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, तो वो पूरा करना है। भैया नीचे क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, क्योंकि भैया ये कोई ना पर्टिकुलर सेशंस पे नहीं बना रहे हम लोग कि भैया ये मैं समझा रहा हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको आईसीआर वाला क्या, मैं कहता हूँ शुरू से देखो, शुरू वाली वीडियो में जो आपकी फर्स्ट और सेकंड वीडियो है ना, आई बिलीव सेकंड वाली जो वीडियो है जिसमें मैं लिक्विडिटी रेशियो करा रहा हूँ, उसमें मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड पे बहुत देर तक चिंता करी है, बहुत देर तक आप लोगों से बात करी है। तो एक बार आपको वहीं से देखना है। दोनों अप्रोचेस को मैंने अच्छे से सिखा दिया उसमें, तो मैं यहाँ कुछ भी बात नहीं करने वाला। मीन्स ये 3 रेशियो में यहाँ पर कवर करा चुका हूँ। इन तीनों के क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट इनके फॉर्मूलों में कुछ भी डिस्कस करने जैसा नहीं है। बट अब जो मैं 2 रेशियो पकड़ रहा हूं ना, इनमें डिस्कस करना पड़ेगा। इनमें फॉर्मूलों में भी बहुत डिस्कशन है और भैया क्वेश्चंस में तो होगा ही होगा। तो आप एक काम करें, पार्ट 4 लिखें, पार्ट 4, और ये लिखें ऑपरेटिंग रेशियो। क्या लिखना है भैया? ऑपरेटिंग रेशियो। पहले फॉर्मूला लिखें फिर बात करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। भैया ठीक है। पार्ट 5 सॉरी, लास्ट रेशियो। ये हो गया क्या? मतलब समझाया नहीं आपने, आपने कहा था मैं समझाऊंगा ना, अभी लिखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यहां आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये दो चीजें लिखो, फिर हम आगे की बात करेंगे। अब सुनना, ठीक है? ये दो लिख लो पहले, चलो। हो गया आपका। अब इसके बाद ना मुझे जो बात करनी है, प्लीज आपका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। सब कुछ भूल जाओ, 5-10 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ। अगर आपने ध्यान दे दिया तो ये जो मोस्ट टिपिकल रेशियो है ना, ये दोनों ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मैं आपको यूं सिखा के जाऊंगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। बस आपको थोड़ी देर सुनना पड़ेगा। भैया सुनो, आपने बोला कि यहाँ पर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो सीओजीएस क्या होती है हमारी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती, या फिर आपका सेम ही नाम है? जैसे कि आपने शेयर होल्डर फंड और प्रोप्राइटरी फंड बताया था, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं करने वाले कि सीओजीएस और ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप सेम ही बोल दोगे? नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अब ध्यान से सोचना कि ऑपरेटिंग कॉस्ट तक जाया कैसे जाता है। देखो भैया, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो ये सीओजीएस जो है, ये आप निकालना अच्छे से जानते हैं। अभी अभी मैंने ऊपर दो फॉर्मूले बताए आपको, या तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इससे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लो, या फिर भैया कैसे कैसे बताया मैंने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्या कहते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंटरीज, तीन चीजों की हो सकती है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मैंने बताया अभी आपको। भैया सीओजीएस तो आपको लेना ही लेना है। अब आपको अपना दिमाग लगा कर ना एक चीज सोचनी है। भैया एक बात बताओ, सारा माल मैं खरीद के ले आऊं और इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करूं। भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने बोला था वेजेस, भैया और क्या चीजें बोली थी? मान लो उसमें कोई हल्का सा मेरा वेजेस लग गया, कैरेज इनवर्ड लग गया, आने का खर्चा, मैंने ये बोला। भैया क्लास 11th में ना आप दो अकाउंट बनाते थे फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा बनाते थे। ऊपर लिख देते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ऐसे यहाँ पर बनाकर यहाँ पर पीएनएल की ट्रांजेक्शन डालते थे। यही करते थे आप लोग। अब ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग में आप लोग ज्यादा चीजें नहीं डालते थे। आप वेजेस डाल देते थे, कैरेज इनवर्ड डालते थे, क्लोजिंग ओपनिंग डाल देते थे, काम खत्म करते थे। ये आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। मैं ये कहूं कि भैया ये सीओजीएस निकालने तक के लिए ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ आपका सीओजीएस निकल सकता है और ज्यादा चीजें नहीं निकलेगी। बट आप दिमाग लगाकर एक बात सोचो कि भैया हमें धंधा ऑपरेट करने के लिए क्या हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है? भैया जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। भैया एक बात बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मशीनरी की कॉस्ट जोड़ना तो वाजिब है नहीं, क्योंकि भैया मशीनरी की कॉस्ट सिर्फ उसी के लिए तो बनी नहीं है। मींस मान लो ये पेन बनाने का एग्जांपल लिया था मैंने। ये पेन बनाने के लिए मैंने 2 करोड़ की मशीनरी यूज करी। भैया स्टॉक बनाया मैंने 10 लाख का। अब वो 2 करोड़ की मशीनरी की कॉस्ट इसमें थोड़ी जोड़ दूंगा। तो भैया हम जोड़ते क्या है मशीनरी की कॉस्ट के लिए? हम जोड़ते क्या है भैया, हमें बताओ? डेप्रिसिएशन। हम क्या जोड़ते हैं हमेशा? डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं ना। अब एक बात सोचो, अगर वो मशीनरी ऑपरेट नहीं करेगी, अगर वो मशीन ऑपरेट नहीं करेगी, तो इज इट पॉसिबल कि मैं ये पेन बना पाऊंगा? द आंसर इज वेरी बिग नो। भैया देखो, वेजेस आपने ले लिया, जो वहां पर लोकल लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रही है, उसका आपने कॉस्ट ले लिया वेजेस। आपने कैरेज इनवर्ट ले लिया, आपने स्टॉक्स ले लिया। भैया बट अगर उसको मशीन में पोर नहीं करोगे, मॉडलिंग नहीं करोगे, आप इसको ढांचों में नहीं डालोगे, तो ये पेन बन के कैसे आएगा? मुझे आंसर बताओ। तो अब आपको क्या करना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी। तो आप सोचोगे कि भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट हो कौन कौन सी सकती है? तो सबसे पहले तो मैंने बताया आपको डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, और अगर किसी चीज का अमोर्टाइजेशन है तो वो भी लोगे। डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन। भैया अमोर्टाइजेशन किसमें करते हैं? इंटेंजिबल एसेट। कोई मान लीजिए इंटेंजिबल एसेट है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको हम एमोर्टाइज कहते हैं। भैया यहाँ पर एमोर्टाइज का एग्जांपल गुडविल से मत लेना, मैं आपको देता हूँ बेस्ट। ये मान लीजिए जो पेन बनाने की टेक्नोलॉजी थी ना, मैंने इंटेल से खरीदी थी। इंटेल चलो एसर से खरीदी थी, भैया एसर एचपी से खरीदी थी। मान लो एचपी से मैंने खरीदी थी। आपको पता है एचपी आपकी कंपनी है एक, जो आपकी ये बनाती है टेक्निकल चीजें बनाती है। तो मैंने एचपी से इसकी ना टेक्नोलॉजी खरीदी थी। उन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपए में उसका पेटेंट दिया था कि इस पेन को बनाना कैसा है। पेटेंट उन्होंने 5 करोड़ में बेचा था मेरे को। तो भैया उसकी इंटेंजिबल एसेट है पेटेंट, तो उसकी वैल्यू तो राइट ऑफ होगी ना टाइम टू टाइम। तो उसी राइट ऑफ को अमोर्टाइजेशन लगा लो, ठीक है? तो भैया डेप्रिसिएशन हो गया। और बताओ भैया, और मैं आपसे कहूं, सैलरी हो गया। सैलरी, आप ध्यान से सोचो, क्लास 11th में आप लोग सैलरी को डालते कहाँ थे? तो भैया क्लास 11th में हम लोग सैलरी को डालते थे पीएनएल अकाउंट में।
सैलरी डाल दूंगा मैं यहाँ पर। भैया और क्या डालोगे आप बताओ? देखो, दो चीजें हमेशा याद रखना, यहाँ पर हमने बेसिकली सैलरी नहीं बोलना है अब आपको। अब आपको बोलना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या बोलना है? सबसे पहले आ गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दूसरा आपको बोलना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसके बाद ना आपको कोई ज्यादा चीजें मिलेगी नहीं, आपको ये दो चीजें पे ज्यादा ध्यान रखना है। तो भैया सीओजीएस में आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए? मैं बोलता हूं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस प्लस सीओजीएस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके बाद मैं लिख दूं, अभी मैं कौन सा बोल रहा था? हाँ, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो लूंगा ही लूंगा मैं भैया, क्योंकि सीओजीएस में भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करता ही था ना सीओजीएस में। तो भैया एक बात बताओ, सीओजीएस में डायरेक्ट एक्सपेंस अगर ऐड नहीं हुआ है, ये लिख देता हूं, इफ नॉट एडेड इन सीओजीएस, तो मैं इसमें ले लूंगा। ठीक है भैया, और कोई तरीका है क्या? और भी तरीके हैं, सुनो पहले पहली बात, पहले अब इतना सुनो भैया। एक और तरीका है, पता है क्या? आपको लेट से क्या क्वेश्चन दे दे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या दे दे क्वेश्चन? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दे। और अगर आप इसमें से क्या माइनस कर दो भैया, सीओजीएस निकालने के लिए क्या करते थे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम प्रॉफिट माइनस कर देते थे। बट अगर आपको क्वेश्चन बोलते ऑपरेटिंग कॉस्ट और आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो भैया वो आपका काम बना देगा, किस नाम से? ऑपरेटिंग कॉस्ट के नाम से। वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर आप लोग क्या माइनस कर देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो भैया आपका क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट ही निकल के आएगी। भैया एक बात बोले, बुरा मत मानना, मैंने कहा बोलो। भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने ना अकाउंट्स में पहली बार सुना है, 2 साल हो गए हमने आज तक सुना नहीं था। तो बच्चों मैं आपको ना एक बात बता दूं, ये ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये ना आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म है। किससे? कॉस्ट अकाउंटिंग से। भैया ये क्या अकाउंटिंग होती है? तो नालायकों, क्लास 11th में जब आप पहला दूसरा पन्ना पलटोगे ना, तो वहां पर आपको 3-4 तरीके की अकाउंटिंग बताई हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग की, ये मीन्स कॉस्ट एनालाइज करने के लिए काम आती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये आगे जाके इसके ऊपर पूरा चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, बहुत बड़ा चैप्टर है, मीन्स बोरिंग वाला भरा चैप्टर है काफी ना। भैया अकाउंट्स बोरिंग होती है, वो ना कॉस्ट अकाउंटिंग है, थोड़ी बहुत हो जाती है कभी कभी बोरिंग। तो भैया वहां ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। अब सुनना भैया, आपने ऑपरेटिंग रेशियो के लिए ये बता दिया, ठीक है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या बताना चाहोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है? तो देखो आप यहां पर सुनना पहले मेरी बात, ठीक है। मेरे को ना एक और फॉर्मूला ऐड करना है, वो मैं कर दूंगा, अभी आप सुनो। भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक तो यहां से भी निकल सकता है, भैया कैसे बताओ जरा। भैया देखो, पहला तरीका क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का? यही ऊपर वाले को मैं बस इधर से उधर भेज रहा हूँ। भैया इधर से उधर का मतलब मैं स्वाइप अप कर रहा हूँ, स्वाइप कर रहा हूँ। तो रिवेन्यू को इधर ही रहने दो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को यहीं रहने दो, और माइनस कर दो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये भी आपका एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दे देगा। भैया ये तो पता ही है, ये आपने क्यों करा? मैंने कहा चलो सुनो ना, सुनो भैया, एक और है। एक इसका रूट जाता है जीपी से और एक इसका रूट जाएगा एनपी से। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप जीपी से भी मूव कर सकते हो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप एनपी से भी मूव कर सकते हो। लास्ट दो फॉर्मूले बताने दो, फिर इसके बाद बस क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है। इस सेशन को मैं यहीं ऑफ करूंगा, क्वेश्चंस में आपको थोड़ी देर बात कराऊंगा। सुनो भैया, बताना जरा दोनों फॉर्मूले। तो पहले एक फॉर्मूला लिखने दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीपी प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, ऐसा लिखो पहले। फिर दूसरा फॉर्मूला लिखवाता हूं आप लोगों को, दूसरा लिखना। भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही है जी, बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही है, लिखिए एनपी माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे मैं लिखवा रहा हूं एज इट इज ऐसे ही लिखना, अपना दिमाग में चलाना। प्लस, सॉरी इसमें प्लस, ठीक है। आपको प्लस करना है इसमें, इसमें प्लस करना है, मैं दोनों का लॉजिक बताऊंगा, और माइनस करना है आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब प्लीज थोड़ी देर के लिए इधर ध्यान देना, फिर आपको सारी बातें समझ आएगी। देखो
आप बचपन में जब आप ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते थे, तो ट्रेडिंग से आपको मिलता था जीपी। ट्रेडिंग से आपको क्या मिल जाता था? जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। भैया ग्रॉस लॉस भी मिलता था, पर हम जीपी की बात करेंगे। भैया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिल जाता था? एनपी यानी कि नेट प्रॉफिट। अब इन दोनों में लिंक क्या है समझो। जब आप सेल्स में से सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा दोगे, तो भैया आपका जीपी आता है। ठीक है? आप सेल्स में से सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा दोगे, तो आपका जीपी आता है। अब जब आप जीपी में से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी घटा दोगे, तो आपका क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। मैं ये भी कह सकता हूं कि नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों के दोनों माइनस कर दो। दोनों के दोनों माइनस कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। अब एक बात समझना, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, ये इन दोनों के बीच की कहानी है। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट से हल्का सा कम आएगा और नेट प्रॉफिट से ज्यादा आएगा। मींस भैया कैसे? सुनो भैया, एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि 20 लाख रुपए अपना क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट था और नेट प्रॉफिट लेट से 10 लाख था। अब यहां पर समझना कि देखो इस ग्रॉस प्रॉफिट में मैं क्या करूंगा कि 20 लाख में मैं जितने भी आपके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो माइनस करूंगा। भैया एक बात बताओ, जीपी के बाद कौन सा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता होगा? डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते थे। अगर मैं 11th को बेस लेके पढ़ा हूं, तो 11th को बेस लेके बता रहा हूं मैं आपको। तो भैया आप क्या करोगे? यहां से डेप माइनस करोगे। लेट से डेप था आपका 2 लाख रुपए। ठीक है? भैया आप सैलरी माइनस करोगे। लेट से सैलरी थी आपकी 1 लाख रुपए। चलिए, ये आपने क्या करा? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपने माइनस करा। भैया आपने ऊपर लिखा हुआ है यहां पर अदर ऑपरेटिंग इनकम। अदर ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकती है? तो सुनो भैया, अदर ऑपरेटिंग का इनकम मान लो कि मैंने किसी को माल भेजा था और उस पे मैंने कमीशन मिली है उससे। भैया देखो, हुआ क्या, किसी बंदे को मेरे को 10 लाख रुपए का माल भेजना था। उसने मेरे से बोला कि मेरे को ना 2 दिन पहले चाहिए माल। मीन्स जो डेट आप बोल रहे हो ना, उससे 2 दिन पहले चाहिए। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ और 2 दिन पहले भेजनी है और मैंने उससे बोला था मैं तेरे को 10 लाख का माल भेज दूँगा। बट मेरे को उसपे ना 5% की कमीशन चाहिए। यानी कि मेरे को 50,000 रुपए उसमें क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। उन्होंने बोला डन। अब एक बात सोचो, ये आपकी इनकम ज़रूर है, बट ये आपकी डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। तो अगर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते। तो भैया इस 50,000 को आप इसमें ऐड करो, क्योंकि ये है तो आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड ना। भले ही ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग से ना हो, बट इनडायरेक्टली तो आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। भैया अब आप सोचो, ये क्या होगा? जीपी से तो कम आएगा बट नेट प्रॉफिट से ज्यादा आएगा। भैया इसमें ना अभी सोचो मैंने क्या क्या माइनस नहीं करा होगा। मान लीजिए मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ा, मेरी फाइनेंस कॉस्ट वो मैंने इसमें नहीं छुई होगी। भैया और क्या क्या मान लीजिए, भैया सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो करूंगा मैं इसमें। आप एक बात सोचो, आप सेलिंग हेड, ऑपरेटिंग हेड, सॉरी सॉरी, आप सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अगर आप ये सब एक्सपेंस इनकर्ड नहीं करोगे तो आप ऑपरेट कैसे कर सकते हो? मींस मैं ये कह दूं कि यहां पर जो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस, कहां गया भैया, कहां गया, एक मिनट। यहां पर जो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहा था उसका मेरा मतलब यही था, क्योंकि देखो सीओजीएस में डायरेक्ट एक्सपेंस तो होंगे। अगर आपको लिखना है तो एक काम करो, लिख के ही रख लो, सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वैसे तो दोनों साथ में ही लिखा रहता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये पर आप लिख लो यहाँ पर। ये सारी चीजें किस में आएंगी? इसी में ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप ये खर्च ही नहीं करोगे तो भैया आप बांटोगे कैसे? मतलब अब मान लो आप ये कह रहे हो कि मैंने माल बना लिया और माल को मैं पड़े रहने दूंगा। आप उसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस यानी कि लॉजिस्टिक्स का, यानी कि ट्रक का, ट्रेन का, जिसमें माल लोड करके आप दूसरे शहरों में भेजते हो, उसके पास भेजते हो कस्टमर के पास, तो वो खर्चा नहीं करोगे तो आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो ना, आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो। इन पेन्स को बना के मैं क्या करूंगा? मुझे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट ही करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में वो ज़रूर आएगा ही आएगा आपका। तो भैया अब हमारी कहानी जो चल रही थी वही चल रही थी। जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होएगा वो फॉर श्योर जीपी से क्या आएगा? कम आएगा और नेट प्रॉफिट से ज़्यादा आएगा। भैया ऐसा कुछ हो सकता है कि जीपी हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जीपी से भी ज़्यादा आ रहा है? ऑब्वियसली हो सकता है। कब? देखो अगर आप एनालाइज़ कर रहे हो मेरे संग तो ध्यान से सोचना। भैया मेरा जीपी में मेरे को माइनस क्या करना है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मान लीजिए मेरे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ही नहीं, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी कोई कंपनी ही नहीं होगी जो मशीन यूज़ नहीं कर रही। मतलब कोई भी मशीन यूज़ नहीं कर रही। आप कहोगे भैया ऐसे हमने बहुत से ऑफिसेज़ देखते हैं, जहाँ पर मशीन यूज़ नहीं होती। गधों, लैपटॉप्स यूज़ होते हैं, सिस्टम यूज़ होता है, एसी यूज़ होता है वहाँ पर, बिल्डिंग में बैठते हैं वो लोग। तो भैया वो आपके क्या हैं? वो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही तो हैं। रेंट आपका क्या है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है। ऑफिस रेंट आपका क्या है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बट अगर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बताऊं कि भैया आप जीपी में से क्या करो, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लो एकदम जीरो है, एकदम जीरो है, तो भैया फॉर श्योर आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जीपी से भी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि अदर ऑपरेटिंग इनकम ही होगी उसमें, मान लो 1000 2000 की। भैया दोनों नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीपी। भैया मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, प्लीज ध्यान से सुनना। मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रैक्टिकल सिचुएशन कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना फॉर श्योर या तो जीपी से थोड़ी सी कम होगी, या फिर क्या होगी? जीपी से थोड़ी सी कम होगी और नेट प्रॉफिट से थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि सम इफ नहीं, ये दोनों के बीच में होता है। जीपी से थोड़ा सा कम और
मैं ये कहूँ, ये 1 मिनट, जीपी से थोड़ा-सा कम और एनपी से थोड़ा-सा ज़्यादा, ये सही कह रहा हूँ मैं। भैया जीपी से थोड़ा-सा कम और एनपी से थोड़ा-सा ज़्यादा, क्योंकि आप समझो, आपके कुछ ना कुछ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे रहे होंगे जो आपने नहीं लिए होंगे, तो वो आपको लेना पड़ेगा, जैसे डेप्रिसिएशन, सैलरी, रेंट, कोई ऐसी कमीशन, तो वो सारी आपको यहाँ पर एडजस्ट करने पड़ेंगे। भैया एक बात बताओ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट से थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा? मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है, पहले लिखने का तरीका सीखो। ये नेट प्रॉफिट कब निकला होगा? जब इसमें दुनिया भर के जितने भी डायरेक्ट एज़ वेल इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे वो चार्ज हो चुके होंगे। तब मेरा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अब मेरे को नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से कोई लिंक नहीं है। ना मेरा डायरेक्ट से लिंक है, ना मेरा इनडायरेक्ट से लिंक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते समय मेरा ध्यान रहता है ऑपरेटिंग पे। ऑपरेटिंग आइटम है या नहीं है? तो अब समझो, जीपी में मैंने क्या करा, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे वो माइनस कर दिए, ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर दिया। बट नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी ये हो रखा होगा, ये तो हो रखा होगा। बट साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी कुछ आइटम्स भी ऐड हो रखी होगी जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, और ऐसे कुछ एक्सपेंस भी चार्ज हो रखे होंगे जो मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे। भैया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब बता दो, मैं कहता हूँ इंटरेस्ट कॉस्ट मान लो, भैया वो ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं है। आपके पास फंड नहीं था, आपने किसी और से फंड लिया, वो ऑपरेटिंग में नहीं डाल सकते आप लोग, वो ऑपरेटिंग में नहीं डाल सकते। मान लीजिए आपने किसी क्या करा, कमीशन दिया आपने किसी बंदे को, तो वो मैं कहूँगा कि इसमें नहीं लेंगे। बेसिकली पता है, ऐसा आपको क्वेश्चन घुमाएगा नहीं, आपको साफ पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग है या नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादातर में यही बता देता है कि ये नॉन ऑपरेटिंग या ये दे रखा है मुझे, आप एडजस्ट करके मारो, इसको एडजस्ट करके बताओ। तो भैया सिंपल बात है कि यहाँ पर क्या होगा कि नेट प्रॉफिट पे सारी चीज़ आपको एडजस्ट करके दे रखी होगी। अपने को क्या करना है, जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे उनको ऐड बैक करना है, जितनी भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उसको माइनस कर। भैया एक बताऊँ, मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मान लीजिए 2 करोड़ की कोई मशीनरी पड़ी हुई थी मेरे पास, जिसकी बुक वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, और मैंने उसको 1.5 करोड़ में बेच दिया। मीन्स कोई पुरानी मशीनरी 1 करोड़ की थी, मैंने उसको 1.5 करोड़ में बेच दिया। भैया ये 50 लाख रुपए ना मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, भैया मेरे ऑफिस में क्या होता था, हर दिन मैगज़ीन्स आती थी, हर दिन अखबार आते थे, 20-25 अखबार आते थे, ठीक है? मान लीजिए मैंने उसकी रद्दी बेची 1 लाख रुपए की, महीने में 1 लाख रुपए की बेची, भैया वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब समझो, ऑफिस में जो लोग बैठते हैं वो क्या करते हैं, कई बार बाहर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, चाय-वाय पीते हैं। अब एक बात बताओ, चाय पीने को मैं अपना एक्सपेंस कैसे मान सकता हूँ? वैसे तो होता है, वैसे होता है, बट कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो चाय कोई आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ऐड बैक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ दिमाग ना किसमें मत चलाना, अकाउंट्स की तरह, अकाउंटेंट की तरह मत चलाना। यहाँ पर दिमाग चलाना है थोड़ा-सा कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह, कि कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे सोचता होगा, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं, एनालाइज़ करा दिए हैं। मज़ा तब आएगा जब आप इसका दूसरा सेशन भी रेफर करोगे, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊँगा, और जो-जो बातें मैंने यहाँ पर करी है ना, वो सारी बातें मैं आपके संग डिस्कस करूँगा। टिल देन आपको क्या करना है, इन 5 रेशियो को आराम से बैठो, समझो, मेरी बातों को रिकॉल करो धीरे-धीरे करके कि अच्छा भैया ने ये बताया था। क्वेश्चन्स ट्राई करने की कोशिश अगर आपको करनी है ना वीडियो देखने से पहले, तो आप क्या कर सकते हो, आप इलस्ट्रेशन करो इसकी। भैया मैं आई मस्ट से कि अगर आपको टाइम थोड़ा-सा भी है ना, तो आप पहले इलस्ट्रेशंस करना है इसकी, तब मेरे संग वो मेन क्वेश्चन वाली वीडियो देखना। क्योंकि मैं तो क्वेश्चन्स ही करूँगा, बट आपको इलस्ट्रेशंस करने चाहिए पहले, इस वाले रेशियो के, कौन से वाले के, प्रॉफिटेबिलिटी वालों के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टिल देन रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे से, मिलते हैं अगले, ख्याल रखिए अपना।